औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है 16th लेक्चर में हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। रहेसुस फैक्टर भी इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है, उनमें मेजर ब्लड ग्रुप जो है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन 30 मेजर ब्लड ग्रुप्स है। उनमें से जो दो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले EBO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो कि एग्लूटिनेशन कॉज कर सकता है इनकम्पैटिबिलिटी की केसेस में, और दूसरा जो है वो है रहेसुस ब्लड ग्रुप सिस्टम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो कि क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है EBO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद, जो भी हमारे पास इनकम्पैटिबिलिटी केसेस में एग्लूटिनेशन कॉज करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरफ आते हैं थोड़ा सा। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम RH इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टर्म जो है रहेसुस से लिया गया है। रहेसुस हमारे पास एक स्पीशी है मंकी का, ठीक है, जिसको RH फैक्टर भी कहते हैं। इसी RH फैक्टर को हम एक और नाम भी देते हैं, जिसकी वजह से इस ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल की पहचान होती है। उसको हम स्टूडेंट्स RH एंटीजन भी कहते हैं। RH एंटीजन, यही RH एंटीजन RH फैक्टर है। इस ब्लड ग्रुप को सबसे पहले डिस्कवर किया था कार्ल एंड स्टीनर ने 1930 में इसको डिस्कवर किया था। इससे पहले भी लैंडस्टीनर ने 1901 में EBO ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी डिस्कवर किया था। इन काविशों की वजह से फिर 1930 में इनको हमारे पास जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया है। लैंडस्टीनर को फिर 1930 में नोबेल प्राइज से भी अवॉर्डेड किया था। नोबेल प्राइज, चूंकि इसने जो काम किया है इसी काम के सिलसिले में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखिए इन्होंने कैसे डिस्कवर किया है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब RBC ऑफ रहेसुस मंकी, रहेसुस एक मंकी है, उससे ये ब्लड लेता है, ठीक है, तवज्जो के साथ सुने। फिर हमारे पास इसी ब्लड को ये लैंडस्टीनर इंजेक्ट करता है रैबिट के ब्लड में, ठीक है, रैबिट की बॉडी में। अब देखिए ये जो रैबिट के ब्लड में इंजेक्शन की वजह से रैबिट ब्लड जो है, ये जो रैबिट खुद जो है वो हमारे पास इसकी वजह से इम्यूनाइज्ड हो जाता है। मतलब ये है कि रैबिट के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, रैबिट ब्लड में। किस चीज की वजह से? ये जब फॉरेन प्रोटीन्स इनकी बॉडी में आ गए, हमारे पास एंटीबॉडीज स्टूडेंट्स उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं किसी भी बॉडी में जब कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, ब्लड का या बॉडी का हिस्सा बन जाए। तो जब ये रहेसुस मंकी का ब्लड जब इंजेक्ट होता है रैबिट के ब्लड में, तो रैबिट की जो बॉडी है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू करते हैं। यही एंटीबॉडीज जो है, इसी एंटीबॉडीज पैदा होने की वजह से हमारे पास रैबिट इम्यूनाइज्ड हो जाता है। समझ गए ना? अब नेक्स्ट क्या करता है, जब ब्लड सीरम ऑफ दिस रैबिट, इसी रैबिट जिसके अंदर ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए, किसके खिलाफ प्रोड्यूस हो गए? हमारे पास जो मंकी का ब्लड था उसके खिलाफ। यही ब्लड फिर उठा के ह्यूमन ब्लड के साथ मिक्स किया जाता है न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने न्यूयॉर्क में किया था। उस वक्त जब इसके साथ मिक्स हो जाता है तो इसके नतीजे में एग्लूटिनेशन कॉज होती है, क्लम्पिंग कॉज होती है अबाउट 85% इंडिविजुअल्स में। ये किस वजह से हो गया ये क्लम्पिंग? समझ गए? देखिए सबसे पहले मंकी का ब्लड था, रैबिट में डाला गया, रैबिट की बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की। यही एंटीबॉडी स्टूडेंट्स
फिर हमारे पास यही ब्लड एक ह्यूमन ब्लड के साथ मिक्स किया जाता है, फिर ह्यूमन ब्लड क्लम्प हो जाता है। मतलब ये है कि रैबिट ने जो रहेसुस मंकी के ब्लड के खिलाफ जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए थे, वही एंटीबॉडीज अब ह्यूमन के ब्लड के आरबीसीज के सरफेस पे जो एंटीजेंस मौजूद है, इनकी एंटीबॉडीज उनके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। उस वजह से हमारे पास ब्लड क्या हो जाता है, क्लम्प हो जाता है, एग्लूटिनेट हो जाता है। इस टेस्ट को नाम देते हैं स्टूडेंट्स RH टेस्ट। उस वक्त इनको RH टेस्ट का नाम देते हैं। RH पहले जो है रहेसुस मंकी से लिया गया। जब कंप्लीट ऑब्जर्वेशन हो गई, उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, जो ह्यूमन का ब्लड जो क्लम्प हो गया, एग्लूटिनेट हो गया, वो किस वजह से था, रिएक्शन बिटवीन RH एंटीजन एंड RH एंटीबॉडीज। ठीक है, इनकी रिएक्शन की वजह से इनकी ब्लड में हमारे पास क्या हो जाती है, क्लम्पिंग हो जाती है। समझ गए? अब देखिए, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास किस वजह से ब्लड क्लम्प हो गया, RH एंटीजन किसका, ह्यूमन का ब्लड सरफेस पे ABO एंटीजन A B के अलावा एक दूसरा एंटीजन है जो कि रिएक्शन करता है RH एंटीबॉडीज के साथ। वो RH एंटीबॉडीज जो कि रैबिट के ब्लड ने रहेसुस मंकी के ब्लड के खिलाफ प्रोड्यूस किए थे, उसके खिलाफ हमारे पास ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है क्या हो जाता है, क्लम्प हो जाता है। समझ गए? अब देखिए, ये हमारे पास जो है इसकी डिस्कवरी के बारे में था कि ये एक ऐसा फैक्टर एंटीजन A एंटीजन B के अलावा एक दूसरा एक ऐसा एंटीजन भी मौजूद है आरबीसी की सरफेस पे कि वो भी हमारे पास इनकम्पैटिबिलिटी के केसेस में एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड कॉज करता है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि वो कैरेक्टर है जो कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो कैरेक्टर है जो कि पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है और वो ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल को डिटरमाइन करता है इन टर्म्स ऑफ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव, नोन एज RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर एक इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, किस चीज़ की बुनियाद पे सेपरेट करते हैं, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव की टर्मिनोलॉजी के बेस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कैरेक्टर को RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। समझ गए? तो अब थोड़ा सा इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। देखिए, ये भी हमारे पास जो कि मेजर 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उनमें से एक ब्लड ग्रुप है और क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद, क्योंकि ये एग्लूटिनेशन कॉज कर सकता है इनकम्पैटिबिलिटी के केसेस में। इनका एंटीजन जो है स्टूडेंट, उसको RH एंटीजन कहते हैं। ये RH एंटीजन जो है, सबसे पहले वही बात रहेसुस मंकी में लेकर किया था, ठीक है, और इसके अलावा तकरीबन 50 मुख्तलिफ किस्म के एंटीजन्स रिस्पॉन्सिबल है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 5 एंटीजन है स्टूडेंट्स। वो कौन कौन से हैं? 5 एंटीजन हैं। वो है हमारे पास स्टूडेंट एंटीजन D, C, स्मॉल c, कैपिटल E एंड स्मॉल e। 50 डिफरेंट एंटीजन्स रिस्पॉन्सिबल है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटरमाइन करने के लिए। उनमें से 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंटीजन D, एंटीजन कैपिटल C, एंटीजन स्मॉल c, एंटीजन कैपिटल E, एंटीजन स्मॉल e। अब इन 5 में से अगर देखा जाए, जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप के लिए, वो हमारे पास है एंटीजन D। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटरमाइन करता है। ये हमारे पास जो है, जो जीन जो D एंटीजन को सिंथेसाइज करता है, उस जीन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? D जीन और D एलिट कहते हैं। बाकी वही बात है, उसी तरीके से D एंटीजन को हम RH फैक्टर के नाम से भी हम याद करते हैं। RH एंटीजन, D एंटीजन, RH फैक्टर, ठीक है। तो वो जीन, देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, टोटल कितने 30 मेजर ब्लड ग्रुप में से एक ब्लड ग्रुप RH ब्लड ग्रुप है। जिनमें से हमारे पास जो है
जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एंटीजेंस रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी डिटर्मिनेशन के लिए 50 मुख्तलिफ की अक़साम के होते हैं। उनमें से 5 जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? एंटीजन डी है, एंटीजन कैपिटल सी, एंटीजन स्मॉल सी, एंटीजन कैपिटल ई, एंटीजन स्मॉल ई। इन 5 में से फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिटर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है वो है एंटीजन डी। और एंटीजन डी जो सिंथेसाइज करता है जो जीन, उसको जीन डी कहते हैं। समझ गए ना क्या कहते हैं? जीन डी। अगर उनका सिंगल फॉर्म ले ले तो एलील डी कहते हैं इसको। और जीन डी को जो डी एंटीजन है इसका दूसरा नाम RH फैक्टर बी है। अब जेनेटिक बेसिस की तरफ थोड़ा सा आते हैं। जेनेटिक बेसिस पे आने से पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जेनेटिक बेसिस बड़ा सिंपल है, आसान है। जो फैक्टर है, जो एंटीजन है वो कौन सा है? वो एंटीजन डी है। और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एंटीजन जीन डी है। अब देखिए जेनेटिक बेसिस में डी जीन जो है ये हमारे पास 2 एलील फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास कैपिटल डी और स्मॉल डी, ठीक है। अब ये याद रखिए ये जो कैपिटल डी है जिसको हम कैपिटल डी से नोट करते हैं, ये कंप्लीटली डोमिनेंट है। और स्मॉल डी, ये कंप्लीटली डोमिनेंट का मतलब है कि हमारे पास होमोजाइगस स्टेट होगी तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा इस जीन का। अगर हेटेरोजाइगस स्टेट होगी तो एक्सप्रेशन होगा। अगर होमोजाइगस रिसेसिव केस आ जाए फिर इनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। जिस तरह देखिए ये हमारे पास कैपिटल डी स्मॉल डी, होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस, RH फैक्टर सिंथेसाइज होगा, RBC की सरफेस पे मौजूद होगा। और इस केस में स्मॉल डी और स्मॉल डी, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स RH फैक्टर सिंथेसाइज नहीं होगा। RBC का जो सरफेस है वो RH फैक्टर से खाली होगा। अब देखिए इसी बुनियाद पे हम RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को थोड़ा सा डिटरमाइन करते हैं। तो दो इंडिविजुअल जिनमें हमारे पास जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ऐसे केसेस में एक इंडिविजुअल RH पॉजिटिव होगा क्योंकि ये डिस्प्ले करते हैं RH एंटीजन को RBC की सरफेस पे, मीन RBC की सरफेस पे एंटीजन डी बनेगा। दूसरा जो है स्टूडेंट RH नेगेटिव, ऐसे इंडिविजुअल जिनका जीनोटाइप स्मॉल डी आ रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव केस है, तो ये RH नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनके RBC की सरफेस पे कोई एंटीजन जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा, RH फैक्टर इनके RBC की सरफेस पे मौजूद नहीं होगा। तो बड़ा आसान है, अगर RBC की सरफेस पे एंटीजन डी मौजूद है वो इंडिविजुअल्स तमाम RH पॉजिटिव कहीं होंगे। और वो इंडिविजुअल जिनके RBC की सरफेस पे RH फैक्टर मीन एंटीजन डी मौजूद नहीं है तो वो RH नेगेटिव का कंडीशन होगा उनका, ठीक है। RH नेगेटिव आता है सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव में। होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस दोनों केसेस में हमारे पास एक इंडिविजुअल RH पॉजिटिव होगा। समझ गए? तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में कुछ बातें थी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनकी ट्रांसफ्यूजन वगैरह और इनकम्पैटिबिलिटी केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। हमारी दुआ है जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे। थैंक यू वेरी मच।